आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आसान सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद सवालों में इसके फॉर्मूले को किस तरीके से यूज़ करना है हम लोग वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मतलब जब कोई आवेश गति करे। देखिए हमने ये पढ़ा था कि ऑस्टिन ने प्रयोगों द्वारा क्या बताया, जब तक आवेश स्थिर था तब तक वहाँ केवल वैद्युत क्षेत्र था। जैसे ही आवेश गति करना शुरू किया वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी था। तो बायो और सेवर्ट के नियम से हमने किसी धारावाही चालक के अल्पांश भाग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा था और वो था B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये था जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था। अब हमें क्या करना है कि अगर कोई आवेश है, जैसे कि यहाँ पे है एक प्लस क्यू आवेश है, वो v वेग से गति कर रहा है, तो इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए हमको वैद्युत धारा वाला डायरेक्शन पता था कि अगर इस तरीके से कोई वैद्युत धारा है और यहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता था तो हम क्या करते थे, इस अंगूठे को, दाहिने हाथ के अंगूठे को रखते थे वैद्युत धारा की दिशा में और उंगलियों को फैलाते थे जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता था। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती थी वो कैसे निकालते थे, वो होती थी इसके लंबवत। मतलब अगर अंगूठा ऐसे है तो ये होगा इसके लंबवत, मतलब अंदर की तरफ। यहाँ पे अगर इधर निकालना हो तो देखिए अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में, यहाँ हमको चुंबकीय क्षेत्र लगाना, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ के लंबवत होगा, मतलब कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ। यहाँ होगा बाहर की तरफ और यहाँ होगा अंदर की तरफ। यहाँ से ऐसे तो इसके लंबवत अंदर की तरफ और यहाँ से ऐसे तो इसके लंबवत बाहर की तरफ। मतलब हमको वैद्युत धारा की अगर दिशा ज्ञात है तब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता पा रहे हैं। तो हमको पता है वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो किसके दिशा में होती है, वो हम मानते हैं किसके दिशा में, धन आवेश के गति के दिशा में और ऋण आवेश के गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, हमने ये माना है कि वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनावेश के गति की दिशा में होती है और ऋण आवेश के गति के विपरीत दिशा में होती है। इसका मतलब अगर ये धन आवेश है, आगे की तरफ गति कर रहा है, तो वैद्युत धारा भी कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। तो मान लीजिए ये चार्ज इस प्लेन में अंदर की तरफ गति कर रहा है, तो अंदर की तरफ गति कर रहा है तो वैद्युत धारा किधर, अंदर की तरफ, तो अंगूठा कहाँ हो गया, अंदर की तरफ। अब हमको यहाँ से इस P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा, B वेक्टर। ठीक है, अच्छा अगर यही हमारा ऋण आवेश होता, तो अगर ऋण आवेश अंदर की तरफ गति कर रहा है, तो हमने ये बोला अगर ऋण आवेश अंदर की तरफ गति कर रहा है तो वैद्युत धारा की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो अगर वैद्युत धारा की दिशा बाहर करना है तो हम ऐसे करेंगे और हथेली रखना है वहाँ पे जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा दिशा निकालना। अब मैग्नीट्यूड देखते हैं कैसे होगा। तो हमको केवल एक ही चीज़ पता है, B बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो अगर हम किसी तरीके से ये पता कर लें कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण कितना वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं एक बहुत ही छोटे से समय dt में। ठीक है, समय हमने कितना मान लिया, dt में एक छोटी सी दूरी तय करता है dl। ठीक है, एक बहुत ही छोटे समय dt में इसने दूरी कितनी तय की, dl। तो हमको पता है वैद्युत धारा किसके बराबर होता है, I बराबर होता है Q बटे T के। तो यहाँ से I बराबर हम लिख सकते हैं Q बटे dt। ठीक है, अच्छा अब समय होगा कितना, तो देखिए इसका वेग कितना है v
और इसने दूरी कितनी तय की है, dl, तो समय बराबर हम लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। तो दूरी उसने तय किया है dl और उसका चाल कितना है v ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम डायरेक्शन ले तो हमको चाल बताएगा उस समय का। तो ये हो गया दूरी dl और चाल कितना हो गया v। मतलब ये जो समय dt है, इस dt के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dl बटे v। तो लिख देते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, q dt की जगह dl बटे v, तो v कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, q इंटू वी। अगर इस dl को हम इधर ले आए तो हमको I dl मिल जाएगा, किसके बराबर, q इंटू वी के बराबर। वही हमको चाहिए भी था, यहां से हमको वैद्युत धारा हटाना था और आवेश लाना था, तो हमको मिल गया। I dl की जगह हम यहाँ पे q v लिख सकते हैं, तो b बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये हो गया, अगर कोई आवेश v वेग से गति कर रहा है तो उसके गति से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, क्या है ये, अगर कोई आवेश q v वेग से गति कर रहा है तो उसके गति की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। मतलब इसका ये हुआ, ये जो थीटा है ये किसके किसके बीच का कोण है, v वेक्टर तथा r वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है, थीटा क्या है, v वेक्टर तथा r वेक्टर के बीच का कोण। आया समझ में। देखिए, हमको ये पता था, बायो और सेवट ने हमको बताया कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है b बराबर होता है म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब हमको आवेश के गति के कारण बताना था, तो किसी तरीके से अगर हम आवेश की गति को किस में बदल पाए, वैद्युत धारा में बदल पाए, तब ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते थे। तो हमने कहा कि ये जो प्लस क्यू आवेश है ये बहुत ही छोटे समय dt में कितनी दूरी तय कर रहा है, dl दूरी तय कर रहा है। तो I बराबर होता है q बटे t, तो हमने समय कितना माना था, dt, तो I हो गया किसके बराबर, q बटे dt के बराबर। समय होता है दूरी बटे चाल, तो आवेश v वेग से गति कर रहा है और दूरी कितनी तय की हमने माना है, dl, तो दूरी हो गया dl और चाल क्या हो गया, v। तो dt निकल गया किसके बराबर, dl बटे v। तो यहाँ पे हमने dt की वैल्यू पुट की, तो dt की जगह dl और बटे में v था, तो v कहाँ चला गया, ऊपर। तो यहाँ से हमको I dl मिल गया किसके बराबर, qv के बराबर। वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमको b बराबर मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे r स्क्वायर। जहाँ पे ये हमको ध्यान देना है, जो थीटा एंगल है ये किसके किसके बीच का कोण है, v वेक्टर तथा r वेक्टर। मतलब जिस दिशा में वो गति कर रहा है वो, और जहाँ पे हम निकाल रहे जो उसकी स्थिति सदिश r वेक्टर, ये। ठीक है, देखिए इसी फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी, ऊपर हम एक r का गुणा कर देते हैं। तो अगर हम ऊपर r का गुणा करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्यू वी आर साइन थीटा बटे r क्यूब। अब देखिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हमें पता है किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है किसको, वी आर साइन थीटा को, तो हम क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो इसका वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटे r क्यूब। ये ध्यान देना है कि v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिखेंगे, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, सदिश में हमने पढ़ा है कि अगर ये हम क्रम उल्टा करेंगे तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना है v पहले है और r बाद में है। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, तो देखिए
आर कैप बराबर हम क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर में, वेक्टर आर बटे आर। ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो वेक्टर आर है ये, और आर क्यूब को अगर हम ब्रेक कर दें आर स्क्वायर गुणे आर, तो इतने को हम आर कैप लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस, अब आर कैप लिखेंगे, और जब आर कैप लिखेंगे तो यहां से एक आर चला गया तो यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए, एक ये और दो ये। नोट कर लीजिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मान लीजिए बहुविकल्पी में दे दिया कि इनमें से कौन सा सूत्र सही है, पहला ऑप्शन दिया ये, दूसरा ऑप्शन दिया ये, तीसरा दिया कि दोनों सही है, और चौथा बोला कि इनमें से कोई नहीं, तो हमें लगेगा कि यही सही है, लेकिन ये दोनों सही है। जब यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे आर क्यूब है, जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, और जब केवल परिमाण निकालना हो तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और क्या ध्यान रखना है, अगर धन आवेश है तो धन आवेश गति कर रहा है तो जिस दिशा में धन आवेश गति करेगा वही वैद्युत धारा की दिशा होगी। जैसे यहाँ पे है तो अगर धन आवेश अंदर की तरफ जा रहा है तो हमारा अंगूठा अंदर की तरफ, हथेली जहाँ पे हमको वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हथेली के लंबवत ऊपर की तरफ। अगर ऋण आवेश अंदर की तरफ गति करता तब वैद्युत धारा कहाँ होता, बाहर की तरफ, तब हमारा अंगूठा कहाँ आता, बाहर, तब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता, नीचे की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके फॉर्मूले पे कुछ सवाल देखते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग करेंगे यहाँ पे, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और दूसरा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यूब। म्यू नॉट 4 पाई पता है सबको, वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो चलिए पहले एक सवाल करते हैं इस वाले फॉर्मूला पे। मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो 2 गुणे 10 के घाते -6 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है 2 गुणे 10 के घाते -6 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और उसका वेग दिया है, मान लेते हैं कितना, 2 गुणे 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड, और हमको ज्ञात करना है इसके केंद्र पे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान। एक इलेक्ट्रॉन है जो 2 गुणे 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इस तरीके से गति कर रहा है, हमको उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या क्या चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हमको पता है 10 टू द पावर -7। दूसरा क्या चाहिए, आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो Q बराबर हम कितना लिखते हैं, N गुणे E, तो N किसके बराबर है, 1, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ठीक है, Q का वैल्यू मिल गया। V दिया है कितना, 2 गुणे 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड। R दूरी पे हम निकालते थे तो हम यहाँ से इसके केंद्र पे निकाल रहे हैं, तो वो दूरी कितनी हो गई, 2 गुणे 10 के घाते -6 मीटर। अब थीटा क्या होगा, तो थीटा क्या होता था, वेक्टर b और r वेक्टर के बीच का कोण। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है तो वो त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाता है,
90 अंश का। यहाँ भी हम देख सकते हैं, अगर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। यहाँ पे अगर एक स्पर्श रेखा खींचे, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। तो अगर स्पर्श रेखा खींच के वृत्त की त्रिज्या से मिलाया जाए तो यहाँ कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। मतलब थीटा किसके बराबर हो गया, 90 अंश। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, b बराबर μ0/4 कितना, 10⁻⁻7। q की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के घाते -19। v दिया है कितना, 2 गुणे 10 के घाते 6 बटे, देखिए साइन थीटा, तो थीटा तो 90 अंश है, तो चलिए लिख देते हैं साइन 90 बटे क्या है, आर स्क्वायर। तो आर कितना है, 2 गुणे 10 के घाते -6 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर 10 के घाते -7 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19, 2 गुणे 10 के घाते 6, साइन 90 अंश का मान 1। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 10 के घाते -6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 के घाते -12। तो हल कर देते हैं इसको। ये क्या, 2 दूनी 4, यहाँ भाग देंगे तो 0.8, तो 0.8 गुणे 10 के घाते -7 -19 +6 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो +12। तो -7 -19 किसके बराबर, -26 के बराबर, और 12 6 18 +18। तो ये कितना आएगा, -8, 18 8 26, तो ये कितना आएगा, -8। तो 0.8 गुणे 10 के घाते -8 टेस्ला। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इस तरीके से हमको वैल्यू रखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी सेम सवाल ही है, उसी त्रिज्या पे कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन इस बार इसका वेग नहीं दिया है, इस बार इसकी आवृत्ति दी गई है। और आवृत्ति मान लेते हैं दिया गया है कितना, 4 डिवाइडेड बाई पाई 10⁶ हर्ट्ज या प्रति सेकेंड। ठीक है, हमको दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है 2 गुणे 10 के घाते -6 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है और उसकी आवृत्ति कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁶ हर्ट्ज। और हमें फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला हमको पता है b बराबर μ0/4 पाई QV साइन थीटा बटे r स्क्वायर। Q फिर से वैसे ही n गुणे e, तो संख्या 1 है, तो 1 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19, ठीक है। थीटा, तो थीटा फिर से v और r वेक्टर के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखा बना रहे तो थीटा कितना होगा, 90 अंश। तो साइन 90 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। त्रिज्या दिया ही है 2 गुणे 10 के घाते -6 मीटर। वेग नहीं दिया है, किसी तरीके से अगर हमको वेग का वैल्यू पता चल जाए तब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो अगर आवृत्ति दिया है और वेग नहीं दिया है तो वेग कैसे निकालते हैं, सोचिए। आवृत्ति अगर हमको पता है और हमको रेखीय वेग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो वृत्तीय गति में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर r ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होता था, 2 पाई n के बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, b बराबर μ0/4 पाई q, v की जगह क्या रख दे, r ओमेगा साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो एक r से एक r कट गया, तो b बराबर μ0/4 पाई q ओमेगा साइन थीटा बटे
आर। अब आपको सारी वैल्यू पता है, देखिए Q यहाँ से हम निकाल ही चुके हैं, Q हो गया। R हमको पता है 2 × 10⁻⁻6 मीटर। साइन थीटा हमको पता है थीटा 90 अंश है, तो साइन थीटा 1 के बराबर। बचा ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हम क्या बोल रहे हैं 2πn। तो 2πn कितना है 4 / पाई × 10⁻⁶। तो पाई से पाई कट गया, 8 × 10⁻6 रेडियन। ओमेगा की भी वैल्यू मिल गई। अब सारे वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और हमको अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान पता चल जाएगा। ठीक है, सारे वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर हमको दिशा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति कहाँ कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो वैद्युत धारा किधर होगी, नीचे की तरफ। तो ये हो गया वैद्युत धारा, तो हथेली गया केंद्र की तरफ इधर, तो इसकी लंबवत दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ। मतलब यहाँ पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के दिशा के विपरीत दिशा, मतलब वैद्युत धारा इस दिशा में। तो जब वैद्युत धारा इस दिशा में, तो इसको हथेली को इस तरीके से रखेंगे, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ जाएगा, हथेली के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, या आपको याद हो वृत्ताकार वाले के लिए हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से निकालना सीखा था कि उंगलियों को मोड़ेंगे वैद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा हमको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ इस दिशा में गति कर रहा है तो इसका मतलब वैद्युत धारा की दिशा ये होगी। तो जब वैद्युत धारा की दिशा ये होगी तो हम उंगलियों को किधर मोड़ेंगे, वैद्युत धारा की दिशा में। तो देखिए इससे भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। तो जिस तरीके से भी आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। चाहे तो ऐसे निकाल ले कर्ल करके, या वैद्युत धारा ऐसे, हथेली को ऐसे फैलाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, तो ये तो हो गए 2 सवाल हमारे इस वाले फॉर्मूले पे। हम लोगों को क्या याद रखना है, अगर V डायरेक्ट दिया है तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, लेकिन अगर हमको वेग ना देके क्या दिया है, आवृत्ति, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, या आपको ये पता हो कि V की जगह हमको कितना रखना है, R ओमेगा रखना है। तो हल करेंगे तो इसी के बराबर आएगा μ0/4π Q ओमेगा साइन थीटा बटे R। ठीक, चलिए एक सवाल देखते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आवेश है 27 माइक्रोकूलाम का, और उसका वेग सदिश दिया है, वेक्टर v दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पे जिसका स्थिति सदिश दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, एक आवेश है जिसकी मात्रा कितनी है 27 माइक्रोकूलाम, वो यहाँ मूल बिंदु पे है, और उसका वेग सदिश कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ से इसकी स्थिति सदिश कितनी है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो हमको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जब इस तरीके से सवाल दिया हो सदिश के रूप में, तब हमको फॉर्मूला ये वाला लगाना है, b बराबर μ0/4π Q v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटे r क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बराबर 10⁻⁻7 गुणे Q दिया कितना 27 माइक्रोकूलाम। तो हमको पता है 1 माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम 10⁻6 कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा 27 गुणे 10⁻⁻6। v वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस r वेक्टर कितना है
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बटे r क्यूब। तो r क्यूब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमको r वेक्टर का परिमाण चाहिए और परिमाण करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये मॉड है, ठीक है, ये मॉड है, इसका मतलब हमको इसका परिमाण चाहिए। तो इसका परिमाण कैसे निकलता है, अगर कोई वेक्टर है axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप, तो मॉड इसका हम कैसे निकालते थे, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। तो अगर हमको r निकालना है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर r, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर मतलब a का यहाँ 2 का वर्ग 4 प्लस b स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्ग 1, तो 4 4 8 1 9 रूट 9। तो ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। तो r किसके बराबर आया, 3 के बराबर। हमको r क्यूब करना है, तो जब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, तो 27 से 27 कट गया। ये किसके बराबर आया, 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इंटू 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर -6। तो ये कितना होगा, 10 टू द पावर -13। ठीक है, चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो सदिशों का, सदिश गुणनफल है ये, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकालते थे, इस तरीके से करते थे, आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिखते थे, फिर वी वेक्टर। देखिए क्रम नहीं बदलना है, क्रम बदलेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। पहले कौन है, वी वेक्टर, और फिर कौन है, आर वेक्टर। तो सबसे पहले वी वेक्टर के लिए लिखेंगे, तो आई के नीचे 2, जे के नीचे 3, के नहीं है तो इसका मतलब के क्या हो गया, 0। यहाँ पे आई के नीचे 2, जे के नीचे 2 और के नीचे 1। तो इसको कैसे हल करते थे, आई कैप लेते थे, तो आई कैप ये हट गया ये हट गया, तो 3 एकम 3 -0, फिर माइनस जे कैप, तो माइनस जब जे कैप लेंगे तो 2 एकम 2 -0, फिर प्लस के कैप, तो के कैप लेंगे तो 2 दूनी 4 -6। तो ये कितना आएगा, 3i कैप -2j कैप -2k कैप। तो ये आ गया 3i कैप -2j कैप -2k कैप इंटू 10 टू द पावर -13। तो इस तरीके से अगर हमको वेक्टर फॉर्म में दिया गया है वैल्यू, तब हमको सॉल्व करना है। बस ध्यान देना है कि वी वेक्टर पहले रहेगा और आर वेक्टर बाद में रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब ये वाला आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस पे यही 3-4 तरीके के सवाल बनते हैं। अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।